नमस्कार। महाभारत से मैनेजमेंट श्रृंखला की इस 5वीं कड़ी में आपका स्वागत है। हम महाभारत की कहानियों से आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व के सबक सीख रहे हैं। जी हाँ। अगर ये चर्चाएं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं या कोई नया दृष्टिकोण मिलता है तो हमें बेहद खुशी होगी अगर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि ये विचार और भी लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल, और इन विचारों का फैलाव जरूरी भी है। पिछली बार हमने धृतराष्ट्र के नेतृत्व की बात की थी, कैसे उनकी मोहग्रस्त दृष्टिहीनता, जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि नैतिक और विवेक की भी थी, वो कुरुक्षेत्र के महाविनाश का एक बड़ा कारण बनी। हाँ, वो काफी अहम चर्चा थी। आज हम कहानी के दूसरे पहलू को देखेंगे। एक ऐसे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो धृतराष्ट्र के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल विपरीत थे, विदुर। तो आज हमारी चर्चा का विषय है विदुर नीति और कैसे उनके सिद्धांत आज के दौर में, खासकर कॉर्पोरेट जगत में, सुशासन यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता, एथिक्स के लिए एक मजबूत नींव का काम कर सकते हैं। विदुर, हाँ, महाभारत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक किरदारों में से एक। चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। वो महर्षि व्यास और एक दासी के पुत्र थे। जी। इसका मतलब शाही खून होने के बावजूद तकनीकी तौर पर वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं कर सकते थे, है ना? सिंहासन से इस दूरी ने शायद उन्हें एक अनोखी वस्तुनिष्ठता दी, एक ऑब्जेक्टिविटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सत्ता की सीधी दौड़ में शामिल न होने के कारण विदुर का ध्यान हमेशा राज्य के हित, न्याय और धर्म पर केंद्रित रहा। उन्हें हस्तिनापुर के दरबार में मंत्री और प्रधानमंत्री जैसा ओहदा हासिल था, लेकिन उनका सम्मान पद से ज्यादा उनके ज्ञान, उनकी नैतिकता, उनकी न्यायप्रियता की वजह से था। सही बात है। धृतराष्ट्र भी उनका आदर करते थे, हालांकि जैसा हम देखेंगे उनकी सलाह मानने में अक्सर चूक जाते थे। और उनकी सलाह हमेशा खरी होती थी, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम सीधी बात। वो विवेक की आवाज थे। जैसे आपने कहा, जब दरबार में भावनाएं, पक्षपात या डर हावी हो जाता था, विदुर तथ्यों और नीति की बात करते थे। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो सच बोलने से कभी नहीं कतराते थे, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और चाहे वो हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजा धृतराष्ट्र के सामने ही क्यों ना बोलना पड़े। हाँ, और ये निडरता आज के कॉर्पोरेट माहौल में सोचे तो कितनी दुर्लभ और कितनी जरूरी है, जहां अक्सर लोग बॉस को खुश करने वाली बातें ही कहना पसंद करते हैं। विदुर का साहस इस बात में था कि वो अप्रिय सत्य भी सामने रखते थे। कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे जब दुर्योधन पांडवों के खिलाफ साजिशें रच रहा था, खासकर वो लाक्षागृह का जो षड्यंत्र था, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को साफ साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त? मुझे याद है उन्होंने समझाया था कि अन्याय के रास्ते पर चलकर शायद थोड़े समय के लिए फायदा दिख जाए, लेकिन आखिर में वो रास्ता विनाश की तरफ ही जाता है ना? बिल्कुल यही। उन्होंने धृतराष्ट्र को आगाह किया था कि पुत्र मोह में अंधे होकर अधर्म का साथ देना पूरे कुरु वंश के लिए घातक होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक सलाह नहीं थी, ये गहरी नैतिक चेतावनी थी। और सिर्फ यही नहीं, बिल्कुल, एक और बेहद महत्वपूर्ण और सच कहें तो शर्मनाक घटना है द्यूत क्रीड़ा यानी पासों का खेल, और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान। हाँ। उस खौफनाक पल में जब भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी और द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी मौन थे, या यूं कहें कि धर्म संकट में फंसे थे, केवल विदुर ने ही मुखर होकर अपना विरोध जताया था। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से अधर्म कहा। उनका वो कथन आज भी गूंजता है ना, जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी, धर्म और विजय कभी नहीं ठहर सकते। जी हाँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये किसी भी सभ्य समाज या कह लीजिए सफल संगठन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था में भी ये बात क्रांतिकारी थी, और आज जब हम कार्यस्थलों में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की, तो ये कथन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि विदुर की सोच कितनी दूरदर्शी थी। वो तात्कालिक लाभ हानि से परे जाकर उन शाश्वत मूल्यों की बात कर रहे थे जो किसी भी व्यवस्था को टिकाऊ बनाते हैं। तो जब हम विदुर नीति कहते हैं तो उसका मतलब कोई एक किताब या ग्रंथ नहीं है। अच्छा। ये महाभारत में फैले हुए विदुर के वो तमाम विचार, सलाहें, चेतावनियां और नैतिक निर्णय हैं जो मिलकर एक संहिताबद्ध जीवन दर्शन और शासन दर्शन का रूप ले लेते हैं। और इस नीति का मूल सार क्या है, अगर हमें इसे कुछ शब्दों में समेटना हो? एसेंस क्या है?
इसका मूल सार है किसी भी संगठन, चाहे वो एक राज्य हो या आज की कोई कंपनी, उसकी स्थिरता और सफलता की असली कुंजी नैतिकता यानी एथिक्स, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सत्य यानी ट्रुथ में निहित है। विदुर बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि नियमों का पालन, न्यायपूर्ण व्यवहार और सबके हित का ध्यान रखना ही सही मार्ग है। ये बात वाकई दिलचस्प है कि विदुर खुद कभी राजा नहीं बने, सत्ता के शिखर पर नहीं बैठे, फिर भी उनकी सोच को आज भी आदर्श प्रशासनिक और प्रबंधन दिशा निर्देश, एक मैनेजमेंट गाइडलाइन माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि सत्ता से दूर रहकर वो ज्यादा निष्पक्षता से देख पाते थे? काफी हद तक हाँ, सत्ता अक्सर नजरिया धुंधला कर देती है ना? विदुर का दृष्टिकोण सत्ता के मोह, व्यक्तिगत लाभ या किसी खास गुट के प्रति झुकाव से मुक्त था। उनका एकमात्र लक्ष्य था राज्य का हित और धर्म की रक्षा। उनकी सलाहें हमेशा लॉन्ग टर्म नतीजों को ध्यान में रखकर दी जाती थीं। आज के कॉर्पोरेट जगत में जहां अक्सर तिमाही नतीजों मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स और फौरी लाभ पर इतना जोर रहता है कि नैतिक मूल्यों की अनदेखी हो जाती है, विदुर की नीतियां हमें याद दिलाती हैं कि असली स्थिरता और साख, गुडविल नैतिक नेतृत्व से ही आती है। अच्छा, तो अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया में विदुर जैसे किसी व्यक्ति की कल्पना करें तो वो किस भूमिका में फिट बैठेंगे? क्या रोल हो सकता है उनका? शायद वो एक आदर्श मुख्य नैतिकता और शासन अधिकारी होते, मतलब चीफ एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफिसर, या फिर निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मजबूत स्वतंत्र निदेशक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह, जिनका काम ही है मैनेजमेंट और सीईओ से कठिन सवाल पूछना, नैतिक दुविधाओं पर मार्गदर्शन करना और कंपनी के मूल्यों की रक्षा करना। हाँ, ये सही लगता है। जैसा हमने कहा, उनके पास सीधे तौर पर आदेश देने की शक्ति, डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों में नैतिक बल था, मॉरल अथॉरिटी, जिसकी वजह से उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था, कम से कम उन लोगों पर जो सुनना चाहते थे। ये नैतिक बल वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। तो अगर हम विदुर की सोच से आधुनिक प्रबंधन के लिए कुछ ठोस सिद्धांत निकालें तो वो क्या होंगे? कुछ की प्रिंसिपल्स? हाँ, कई महत्वपूर्ण सिद्धांत निकलते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत, निगम प्रशासन। विदुर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि राज्य या संगठन को स्थापित नियमों, मूल्यों और पूरी पारदर्शिता के साथ चलाना चाहिए। जैसा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए किया, अंततः पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। एक अच्छी शासन प्रणाली ही संगठन को सही दिशा में रखती है। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत शायद व्यावसायिक नैतिकता, बिजनेस एथिक्स से जुड़ा होगा? निश्चित रूप से। विदुर बार बार चेतावनी देते हैं कि अन्याय, धोखे या अधर्म के रास्ते से हासिल की गई सफलता या मुनाफा कभी टिकाऊ नहीं होता। आज की भाषा में कहें तो जो कंपनियां शॉर्टकट लेती हैं, नियमों को तोड़ मड़ोड़ कर तात्कालिक लाभ कमाती हैं या अपने हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के साथ अन्याय करती हैं, उनकी साख मिट्टी में मिल जाती है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती। विदुर की नजर में नैतिक रूप से गलत नींव पर खड़ी इमारत देर सवेर ढही ही जाती है। ये तो बहुत प्रासंगिक है आज के बिजनेस स्कैंडल्स को देखते हुए। बिल्कुल और सही। तीसरा सिद्धांत, आपने जोखिम प्रबंधन का जिक्र किया था। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जोखिम की पूर्व चेतावनी, रिस्क वार्निंग, या यूं कहें कि जोखिम प्रबंधन का महत्व। विदुर की भूमिका अक्सर एक ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली की तरह थी जो आने वाले खतरों को भांप लेती थी। जैसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम? बिल्कुल, चाहे वो पांडवों के साथ हो रहे अन्याय से उपजने वाले गृह युद्ध का खतरा हो या दुर्योधन के अहंकार से होने वाले नुकसान की आशंका, विदुर ने हमेशा पहले ही आगाह किया। उन्होंने संभावित नकारात्मक परिणामों को बिना किसी झिझक के सामने रखा। आज की कंपनियों में भी ऐसे लोगों या प्रणालियों की जरूरत होती है जो आने वाले संकटों, स्ट्रेटेजिक रिस्क्स, ऑपरेशनल रिस्क्स, एथिकल रिस्क्स की पहचान कर सकें और समय रहते प्रबंधन को सचेत कर दें। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दुखद पहलू आता है, और शायद महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यही है। विदुर इतने ज्ञानी थे, उनकी नीयत साफ थी, उनकी चेतावनियां स्पष्ट थी, फिर भी उनकी सलाह को बार बार अनसुना किया गया। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? अत्यंत कारण थे। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर अंधे थे कि उन्हें दुर्योधन के गलत काम भी नजर नहीं आते थे, या वो उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। दुर्योधन अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतना डूबा हुआ था कि उसे कोई सही सलाह सुनाई ही नहीं देती थी। भीष्म और द्रोण जैसे लोग, वो अपनी प्रतिज्ञाओं और निष्ठाओं में ऐसे बंधे थे कि वो अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं हो पाए। और बाकी सभासद, वो या तो डरते थे या अपने स्वार्थ साधने में लगे थे।
ये एक तरह का मतलब संगठनात्मक पतन था, ऑर्गेनाइजेशनल डिके कह सकते हैं, जहां सच बोलने वाले की आवाज न कारखाने में तूती की तरह बनकर रह गई। और इस अनसुनेपन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हम सब जानते हैं, महाभारत का विनाशकारी युद्ध, जिसमें कुरु वंश का लगभग सर्वनाश हो गया। ये आज के संगठनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आपके संगठन में कोई विदुर है, कोई विसल ब्लोअर, कोई ऑडिटर, कोई स्वतंत्र निदेशक या बस कोई भी कर्मचारी जो नैतिक चिंताएं उठा रहा है या आने वाले जोखिमों के प्रति आगाह कर रहा है, हाँ, तो उसकी बात तो गंभीरता से ना लेना कितना महंगा पड़ सकता है। अक्सर ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अंततः नुकसान पूरे संगठन का होता है। तो इस पूरी चर्चा से, विदुर नीति से हम प्रबंधन के लिए कौन सी मुख्य सीखें निकाल सकते हैं, अगर हमें उन्हें 3 बिंदुओं में समेटना हो? टॉप 3 टेकअवेज। ठीक है, 3 मुख्य सीखें स्पष्ट रूप से उभरती हैं। पहली सीख, किसी भी संगठन की असली नींव, उसकी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता का आधार उसकी नैतिकता यानी एथिक्स और शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस है। नियम, मूल्य, पारदर्शिता और न्याय, यही वो स्तंभ हैं जो उसे मजबूती से खड़ा रखते हैं, सिर्फ मुनाफा या ताकत नहीं। ठीक है, पहली सीख एथिक्स और गवर्नेंस। दूसरी सीख, सही और नैतिक सलाह को नजरअंदाज करना, खासकर तब जब वो सत्ता में बैठे लोगों को असहज लगे, संगठन को सीधे संकट की ओर ले जाता है। जो संगठन सच सुनने का साहस नहीं रखते या असहमति की आवाजों को दबाते हैं, वो खुद अपने पतन का रास्ता तैयार करते हैं। एक स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो है जहां सवाल पूछने और चिंताएं व्यक्त करने को प्रोत्साहित किया जाता है, दबाया नहीं जाता। महत्वपूर्ण बात। और तीसरी, शायद नेतृत्व से जुड़ी हुई, लीडरशिप। हाँ, तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण सीख, सच्चा नेतृत्व, ट्रू लीडरशिप, सिर्फ पद या ताकत से नहीं आता। सच्चा लीडर वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी दबाव के बावजूद नैतिकता यानी इंटेग्रिटी, निष्पक्षता यानी फेयरनेस और विवेक यानी विजडम से निर्णय लेता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से लक्ष्य हासिल करना है। विदुर हमें दिखाते हैं कि नैतिक साहस ही नेतृत्व की असली कसौटी है। अंत में विदुर का जीवन और उनकी नीतियां हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार देती हैं, जिसे आपने पहले भी छुआ था। शक्ति, पावर से बड़ी है नैतिकता, एथिक्स। बिल्कुल। पद, पैसा, रुतबा, ये सब अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक सिद्धांत, सत्यनिष्ठा और चरित्र ही किसी व्यक्ति या संगठन की असली और स्थायी ताकत बनते हैं। हो सकता है कि नैतिक रास्ते पर चलने में तात्कालिक मुश्किलें आएं या ऐसा लगे कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन लंबे समय में यही विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और सम्मान, रिस्पेक्ट दिलाता है, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। बहुत सही कहा। संक्षेप में, विदुर नीति की कहानी सिर्फ महाभारत का एक नैतिक अध्याय नहीं है, बल्कि यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक नेतृत्व की एक कालातीत, एक टाइमलेस और शक्तिशाली मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि विवेक, सत्यनिष्ठा और साहस किसी भी संगठन के डीएनए का हिस्सा होने चाहिए, खासकर शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रकरण में हम महाभारत के एक और अहम मोड़ पर बात करेंगे, कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा। और इससे हम आज के जटिल व्यापारिक जगत में हितधारकों के बीच होने वाले टकराव का प्रबंधन यानी स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या सीख सकते हैं। हाँ, वो भी एक बहुत दिलचस्प विषय होगा। यह समझना दिलचस्प होगा कि कैसे हितों के टकराव को संभाला गया या यूं कहीं कि नहीं संभाला गया और उसके क्या परिणाम हुए। तो अगली कड़ी सुनना ना भूलिएगा। तब तक सुनते रहिए महाभारत से मैनेजमेंट। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण और विचार उत्तेजक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने नेटवर्क में साझा करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप कोई भी कड़ी चूक ना जाएं। महाभारत से मैनेजमेंट, क्योंकि हर कथा में छिपा है एक लीडरशिप सबक।